कहाँ हो गया था? रेगुलेशन पूरा पार्ट हो गया था ना, रेगुलेशन मैच्योरेशन हो गया। अब ये बचा रोल ऑफ अदर ऑर्गेनिक ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन है, ठीक है। जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया, वो इसमें लिखी हुई है ना, वो तुमने याद कर लेना और सिंपल पूरा हो जाएगा। कौन से ऑर्गन से कौन सी चीज़ें रिलीज नहीं। अब देखो किडनी तो अपना पूरा ब्लड फिल्टर कर ही रही, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं जो हमारा एक्सक्रीशन के अंदर यानी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने में मदद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने ये स्वेटिंग, पसीना, पसीने के थ्रू भी कई सारे ऐसे कंपाउंड एक्सक्रीशन हमारी बॉडी का खराब चीज़ें जो बॉडी के अंदर स्टोर रहती है वो बाहर निकलती है। तो जो ये रहते अंग्रेज लोग रहते तो कई सारे पैसे खर्च करके इंडिया आते हैं, अफ्रीका जाते हैं, क्यों? पसीना निकालने, क्योंकि वहाँ पर बहुत सर्दी रहती है इंडिया पर, है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर जो फॉरेन कंट्रीज रहती है उसके अंदर सर्दी बहुत रहती है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर पसीना निकलता नहीं उनका, तो स्पेशल पैसा खर्चा करके धूपकाले के सीज़न के अंदर शदीद गर्मी में भागते दौड़ते ये करते ताकि पसीना निकले। क्यों? क्योंकि वो बहुत हेल्दी रहता है हमारे हेल्थ के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, क्योंकि पसीने के थ्रू जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलते बॉडी से वो बॉडी को बहुत हार्म कर सकते हैं, लेकिन वो निकल गए तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी हेल्दी है, समझो। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ किडनी ही नहीं, किडनी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पार्ट है हमारी बॉडी के जो एक्सक्रीशन करते हैं, है ना, लेकिन मेजर पार्ट किडनी से। अब देखो कौन सा पार्ट जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर, जैसे लंग्स क्या करते हैं अपने ओपन में पड़े ब्रीथिंग, बिल्कुल। CO2 क्या है? CO2 एक वेस्ट है। अगर सोचो CO2 बाहर नहीं निकले तो किडनी वो काम कर सकते नहीं, किडनी तो ब्लड को फिल्टर कर सकती है, उसमें से अमोनिया, आयंस, पानी निकल सकते हैं ना, लेकिन क्या CO2 निकाल सकती है कभी भी किडनी? तो गैस है ना, कितना इंपॉर्टेंट प्ले करा। तो अगर उसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स प्ले रोल इन द एक्सक्रीशन, तो लंग्स भी उसका एक पार्ट है, समझे, ठीक है। तो CO2 वाटर, तो लंग्स क्या रिलीज करते हैं? CO2, तो 200 ml ऑफ CO2 पर मिनट, कितना रिलीज करते हैं? 200 ml, यानी 200 ml CO2 हमारा जो लंग्स है पर मिनट रिलीज करें, जो लंग्स हमारे पर मिनट रिलीज करें, समझे बात, 200 ml। और साथ ही वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज करते ही करते, साथ साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी हमारे लंग्स रिलीज करते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल तुम सोचेंगे नाक से पानी तो आता नहीं करेगा, वो वेपर फेज के अंदर, देखो पानी की डिफरेंट फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो हम वाटर रिलीज करते हैं लंग्स के जरिए इन द वेपर फेज, वो क्या रहता है, पानी के भाप की फॉर्म में रहता है ना। तो लंग्स जो हाँ जो भाप उड़ती देखे ना तुमने, देखो उसमें देखे ना, जैसे अपन खाना पकाते उस टाइम पर पानी गर्म करते, तो जो भाप उड़ती है ना वो वेपर फेज रहता है। अभी एटमॉस्फेयर है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर भाप पानी प्रेजेंट नहीं है, पानी यहाँ पर भी मौजूद है, समझे ना। पानी जैसे ये देखूंगा तुम क्या, जब तुम फ्रिज से बॉटल बाहर निकालते, बॉटल बाहर निकाल कर रखते, तो उसमें ऊपर पानी आएगा, बॉटल तो तुम्हारी कहीं से फूटी भी नहीं, फिर वो पानी ऊपर से आया कहाँ से? सोचने की बात है ना कि पानी अंदर से निकल कर आ गया। कभी सोचे तुमने, बॉटल तुमने एकदम ठंडी चिल्ड बॉटल निकाल कर बाहर रखी है ना, फ्रिज से बाहर निकाल, तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर बाहर पानी आ जाता, तो वो पानी कहाँ से आया? वो एक्चुअल में क्या रहता, वो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो वाटर वेपर्स है, तो वो उस ठंडी बॉटल के कांटेक्ट में आने से लिक्विड में कन्वर्ट है। क्या वो वाटर वेपर, उनका टेम्परेचर बहुत हाई है, लेकिन जब वो ठंडी चीज के कांटेक्ट में आते तो बहुत क्या बन जाते हैं, वाटर वेपर बन जाते और उसे चिपक जाते, समझिए बात ऐसा। तो इसका मतलब क्या रहता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, और हमारे लंग्स से जो वाटर निकलेगा वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेपर ही होगा, ठीक है। अब लीवर एक बहुत अच्छा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, देखो वो क्या रिलीज करता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। अब देखो जो हमारी आरबीसी टूटेगी तो आरबीसी से टूटकर दो प्रोटीन्स निकलती है, दो पिगमेंट्स निकलते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। जो लीवर क्या करता है, बाइल जूस के थ्रू हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल देता है, और फिर वो फीकल मैटर के थ्रू रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए फीकल मैटर का जो येलो कलर रहता है, क्यों रहता है, वो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन की वजह से, समझे बात। हाँ, और पीलिया के अंदर क्या होता है, जो अपन पढ़ते हैं ना जॉन्डिस, पीलिया में वही जो चीज़ है, वो येलो सब्सटेंस जो रहता है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता, लीवर के डैमेज हो जाने की वजह से, लीवर के बराबर फंक्शन नहीं करने की वजह से वो क्या होता है, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फीकल मैटर के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो पाता,
बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, इसीलिए वो पूरी ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, इसीलिए तुम बिलीवर्डिन है वो वेस्ट है। बिल्कुल वो वेस्ट है। आरबीसी टूटेंगी, आरबीसी के टूटने से बनने वाला वेस्ट है बिलीरुबिन बिलीवर्डिन। देखो ये तुम्हारी जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी है तुम्हारी, ये जब टूटती है तो तब वो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बनती है, समझे? बिलीरुबिन बिलीवर्डिन। तो इनको कौन बाहर निकाल रहा है? लीवर। निकालने के जरिए तरीके अलग अलग है, जगह अलग अलग। देखो एक्सक्रीशन यूरिनेशन के थ्रू हो रहा है, अपन ने इनहेलेशन या एक्सहेलेशन जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। अब ये जो है वो फीकल मैटर के थ्रू रिलीज हो रहा है, कौन? बिलीरुबिन बिलीवर्डिन। तो उनके तरीके अलग अलग है, जगह अलग अलग है, अलग अलग तरीकों से अलग अलग पार्ट से एक्सक्रीट हो रहे हो, लेकिन सब कुछ एक्सक्रीट ही करें। अगर देखो अभी अपन ने देखे लीवर के, अगर फॉर एग्जांपल लंग्स ने अगर एक्सक्रीट करना बंद कर दिया तो कुछ ही घंटों के अंदर अपनी मौत हो जाएगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो टॉक्सिक गैस है ना, हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। हमारा पूरा जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, वो अगर रिलीज नहीं तो हमारी कोई ब्रीथिंग काम की ही नहीं। समझे ना बात? ठीक है, देखो समझ में आ गई यहाँ तक की बात? तो अपन ने क्या बोले, ऑर्गन्स अलग अलग लेकिन काम एक ही कर रहा है, एक्सक्रीशन। जैसे लंग्स देख लिए, और हर किसी का उतना ही इंपॉर्टेंट, जैसे किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से लंग्स का जो एक्सक्रीशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लीवर अगर ये एक्सक्रीट ना करे, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन फीकल मैटर के थ्रू एक्सक्रीट ना करे तो क्या होने वाला? हमको जॉन्डिस हो जाएंगे। समझ पाए? तो इस तरीके से बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी क्या करता है? एक्सक्रीट करता है लीवर, वो भी रिलीज करता है। और डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, यानी जो स्टेरॉइड हार्मोन खराब हो गए उसको क्या करेंगे? उसको तोड़ेंगे, उसको रास्ते लगाएंगे लीवर, है ना। उसके बाद में विटामिन एंड ड्रग्स, बहुत सारे विटामिन बहुत सारे ड्रग्स भी वो रिलीज करता है, एक्सक्रीट करता है लीवर। ठीक है, ड्रग्स बोले तो ये जो इसके नहीं नहीं ड्रग्स बोले तो दवाई, यहाँ पर ड्रग्स का मतलब क्या हो गया? दवाइयों के जो इस्तेमाल होता है ना, वो सारा कैटेगरी थ्रू। जो ड्रग्स रहते जो खराब रहते वो भी एक किस्म की दवाई रहती, लेकिन उसका एक्सेसिव और खराब यूज जो है वो अब्यूज हो जाता है, समझे? वो खराबी की तरफ ले जाता है। लेकिन जो नेचुरली जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, जैसे प्लांट्स के अंदर जो ड्रग्स मिलते हैं अपने को, जो हमारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं, कुछ ना कुछ फायदा भी रहता है, उसका नुकसान भी रहता है। तो अगर तुम बहुत ज्यादा एक्सेस में लेना चालू कर देंगे तो उसका नुकसान है। जैसे मॉर्फिन, मॉर्फिन जो एक्चुअल में ड्रग्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, कहाँ? सेडेटिव पेन किलर के तौर पे, यानी बहुत शदीद दर्द है ना, ऑपरेशन हुआ या फिर कुछ कट गया पैर वगैरह, फिर कुछ हड्डी टूट गई, ये टूट गई, तो उसमें दिया जाता है क्या? मॉर्फिन। वो क्या करेगा? तुमको प्रिवेंट करेगा, वो दर्द से दूर करेगा। लेकिन तुमने उसका एक्सेसिव यूज चालू कर दी तो वो तुम्हारे लिए खराब हो जाएगा। यहाँ तक कि जो खांसी की दवाई थी अपनी, खांसी की कोडीन करके, तो वो दवाई का भी लोग नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब सिंपल सी बात है, खांसी की बोतल के अंदर जब तुमको दिया जा रहा तो ड्रग्स के तौर पे दिया जा रहा है? नहीं, डिपेंड करता है कि तुम यूज किस तरीके से करते। अगर तुम उसका खराब यूज करेंगे, एक्सेसिव यूज के ऊपर चले जाएंगे तो वो ड्रग्स बनने वाला, वो तुम्हारे लिए अब्यूज हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। लेकिन जो उसका मकसद है, तो जिस काम के लिए वो बनाई गई है, जिसका इस्तेमाल करना चाहिए वैसा करेंगे तो वो ड्रग्स है, वो दवाई है, समझे? तो बहुत सारे जो ड्रग्स है, केमिकल्स, यानी सिंपल मानो तो केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जो बनते हैं या फिर जो बाहर से इंटेक करते हैं, जो एक्सेस रहते हैं, उसको भी लिवर एक्सक्रीट कर देगा, और बहुत सारे एक्सेसिव विटामिन भी एक्सक्रीट कर देगा। ठीक है, दीज सब्सटेंस पास आउट विद इन डाइजेस्टिव वेस्ट। अब ये कैसे एक्सक्रीट करेंगे? लिवर कहाँ पर डालेंगे? एक्सक्रीशन का मतलब बॉडी से बाहर निकालना होता ना, तो अपन लिवर कहाँ से निकालेंगे? अपन तो बोल रहे हैं ड्रग्स निकालता, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन कोलेस्ट्रॉल निकालता है ना, और विटामिन भी निकालता, तो ये कहाँ से निकालेंगे? थ्रू अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, फीकल मैटर के थ्रू निकालेंगे, समझे? उसके बाद देखो स्वेट, अभी अपन ने बात करें पसीना, है ना, स्वेटिंग। तो स्वेटिंग के जरिए बहुत सारे हार्मफुल जैसे लैक्टिक एसिड, यूरिया और NaCl जैसे सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, जो काफी हेल्दी रखते हैं हमारे को। अगर स्वेटिंग होती रही अच्छे प्रॉपर तरीके से तो हम हेल्दी रहेंगे उसके अंदर। अगर स्वेटिंग रुक गई तो उसका मतलब बहुत सारे जो स्वेट ग्लैंड्स है वो क्या होंगे? बंद हो जाएंगे, उससे तुम्हारा जो निकलना चाहिए था वेस्ट वो नहीं निकल रहा, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में सेबेशियस ग्लैंड, यानी जो मैल वाले, जो मैल निकलता है ना, वैक्स मैल जो निकलता, तो वो जो ग्लैंड्स रहते हैं मैल सिक्रेटिंग या फिर जो मैल बनाने वाले ग्लैंड्स रहते हैं उसको बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड। स्टेरॉइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस थ्रू सीबम। तो मैल के जरिए बहुत सारे स्टेरॉइड, बहुत सारे हार्मोन्स, वैक्स यानी मैल, और हाइड्रोकार्बन जो बहुत सारे हार्मफुल या फिर जो हमारे लिए काम के नहीं है, वो बहुत सारे जो हाइड्रोकार्बन है थ्रू हमारे सेबेशियस ग्लैंड सीबम के थ्रू रिलीज हो जाते रहते, समझे? सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है ना, समझ में है ना? सीबम बोले तो मैल है ना, वो किसी भी तरीके से, जैसे चेहरे से निकलने वाला, कान से निकलने वाला, इस तरीके तुम सोच सकते हो उसको, है ना? पसीना अलग हो गया, स्वेटिंग अलग हो गई, और सीबम अलग हो गया, समझे? चलो, क्या समझ में आएगा तुम्हारे?
तो ये सारी चीजें तुमको याद रखना है। जैसे लंग्स से क्या रिलीज होता, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सिंपल बस। लीवर से बहुत सारी चीजें रिलीज हो रही, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ड्रग्स, विटामिन और कोलेस्ट्रॉल, है ना, और डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स, विटामिन भी बोला, विटामिन ड्रग्स, विटामिन होगी, ड्रग्स होगी, और डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स, और क्या बोला मैंने, कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना है। और तुम्हारे स्वेट ग्लैंड से यानी स्वेटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू NaCl निकलता है। उसके बाद में यूरिया और लैक्टिक एसिड, कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड, कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, NaCl और यूरिया। लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारे को फैटिग कॉज करता है। देखो अगर लैक्टिक एसिड बॉडी से नहीं निकला तो हमको थकान फील होगी, हम हमारी मसल्स अकड़ जाएंगी, मतलब बहुत भागने से, यानी कभी अपन वर्क नहीं करते, हाँ क्रैम्प आता है, एकदम से अकड़ जाएंगी तुम्हारी मसल, वो एकदम अकड़ावट हो जाएगी उस तरीके से। तो वो कैसा होने वाला है कि अगर वो नहीं निकला, पसीने के थ्रू नहीं निकला, तो फिर क्या होगा, तुम्हारी मसल में थकान फील होगी, क्रैम्प आएगा, दुखेंगी, हाथ पैर दुखना चालू हो जाएंगे, इस तरीके से फील होगी कंडीशन। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। अब देखो अपन NCERT से इसको एक मरतबा देख ले, फिर क्या अपने डिजीज बचती है। देखो 19.7, ठीक है, अदर देन द किडनीज, लिवर, लंग्स, लिवर एंड स्किन ऑल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। अभी देख लिया अपन कौन कौन, लिवर, लंग्स और स्किन। स्किन स्वेटिंग कर रही थी, साथ में सेबेशियस ग्लैंड भी आ जाएंगे स्किन, है ना, तो सेबेशियस ग्लैंड स्किन में ही रहते। देखो स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड दोनों भी स्किन में रहते। देखो यहाँ पर जो ग्लैंड रहते, अब यहाँ कोई स्पेशल ग्लैंड नजर आता है अपने को, नहीं, वो तो स्किन ही रहती है ना, स्किन के अंदर ही वो ग्लैंड रहते। तो स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड स्किन के अंदर ही आ गए, दोनों अलग है। हाँ दोनों अलग अलग। सेबेशियस ग्लैंड मैल जो बनाते, मैल, और स्वेट ग्लैंड बोले तो जो पसीना बनाने वाले। चलो उसके बाद देखो दीज आर, किडनी हो गया अपने, किडनी के अलावा लंग्स पढ़ लिए, लिवर पढ़ लिए और स्किन पढ़ लिए, ठीक है। और लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से कौन निकाल रहा है, लंग्स निकाल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट। कितना, 200 ml पर मिनट, ठीक है। एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे, और बहुत सारा वाटर भी हमारी बॉडी से निकालता है, जो हमारा टेम्परेचर मेंटेन रखने में क्या करेंगे, मदद करेगा। अब सर्दी के वक्त में क्या होता है, हमारी बॉडी से देखेंगे तुम सांस लेते ना, तो कैसा भाप जैसे निकलता है, तो वो जैसा निकलता है ना, तो वो तुम्हारे सांस के जरिए क्या निकल रहा है, इसका मतलब वाटर भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। अब वो ठंडी होने की वजह से वाटर वेपर तुमको नजर भी आते, समझे बात, तो ऐसा है वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड भी जब ठंडी रहेगी ना, बहुत ज्यादा सर्दी एकदम ठंडी, तो नजर आएंगी तुम्हारे व्हाइट व्हाइट दिखेंगी। जैसे तुमने देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर कभी देखना, ड्राई आइस करके ढेक ले रहते ना, वो क्या रहती, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड रहती, क्या रहती हो, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। जब तो उसको पानी में डालते तो एकदम से धुआं जैसा निकलता। तो वही कंडीशन सेम कब होती, सर्दी के वक्त में हम जब सांस लेते थे, चिल वाटर में डालते हैं, हाँ बिल्कुल, नहीं चिल्ड वाटर नहीं, हॉट वाटर में डालते उसको, वो तो खुद बहुत चिल्ड रहती है ना। ड्राई आइस बोले तो वो बहुत ठंडी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। या फिर जो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है उससे निकालते, तो वो जो जब गैस निकलती है वो बहुत ठंडी रहती है, वो बहुत ठंडी रहती है, इसलिए जैसे बाहर निकलती है ना तो उसका असर जमना चालू होती है, तो बहुत ठंडी गैस है, इसलिए वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। उसको तुम जमा करेंगे, उसको दबा लेंगे तो सॉलिड बन जाएंगे, ठीक है। अब वो तो खुद ब खुद बहुत ठंडी है ना, तो अब उस ठंडे पानी में डालेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है, तो उसको अपन गर्म पानी में डाल दें, ताकि एकदम से वो क्या हो, पिघलना चालू हो जाए, और एकदम से वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना चालू। अब सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट जब गैस में कन्वर्ट होंगे तो पूरा धुआं दिखेगा तुमको, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहती है बस सॉलिड फॉर्म में, समझे। तो इसीलिए सर्दी के वक्त में हमारे जो मुंह से धुआं निकलता एक्चुअल में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, लेकिन ठंडी होने की वजह से हमको नजर आता। अभी यहाँ पर एटमॉस्फेयर में बहुत गर्मी है, तो इसलिए जो अपन सांस लेते तो अभी नजर आती है, नहीं आती, ठीक है। चलो उसके बाद में एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे, और बहुत सारा वाटर भी हमारी बॉडी से निकल रहा है। लीवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, एक्सक्रीट bile containing substances like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins, drugs। सब पढ़ लिया अपनी, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, देखो ऐसा दो की पेयर में याद रखना है उसको। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन तो तुमको याद ही रहेगा, है ना, क्यों, क्योंकि वो डाइजेस्ट करते ना जब, हाँ दोनों बी से आते, और वो इसमें आ ही जाते अपने कारण में, बाइल जूस, डाइजेशन आपको जब पढ़ेंगे, सारी चीजें जो रहेंगी पहले बाइल जूस के जरिए, बिल्कुल बाइल जूस, लीवर क्या सीक्रेट करने वाला है, बाइल जूस, और वही बाइल जूस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा, तो ये सारी चीजें उसके अंदर ही आएंगी, चाहे वो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन हो, चाहे फिर कोलेस्ट्रॉल और डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स हो, उसके बाद में ड्रग्स और विटामिन्स। तो देखो जो जरूरत रहेगी विटामिन्स की और ड्रग्स की, फूड को तोड़ने में, फूड को डाइजेस्ट करने में, जैसे विटामिन B12 आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है,
तो वो एब्जॉर्ब के लिए उसको मदद में ले भी नहीं जाएगा, और जो एक्सेस रहेगा उसको बाहर। तो एक्सेस विटामिन, एक्सेस ड्रग्स जो हमारे काम के वो तो बॉडी यूज करेगी, जो लीवर से आ रहे हैं, है ना। और जो जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन पूरी तरीके से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इनका कोई यूज नहीं है, इनको बाहर ही निकालना। तो लीवर ने जो बाइल जूस आ रहा है जो हमारे काम का है, लेकिन उसके जरिए उसको भेज दिया, तो वो आने के बाद में हमारे डाइजेशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन डाइजेस्टिव प्रोडक्ट के साथ में बाहर चले जाएगा। समझे? Most of these substances ultimately pass out along with digestive waste है। बहुत सारा इसमें का सब्सटेंस डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू बाहर चले जाएंगे, सिंपल। द स्वेट एंड सीबम, हाँ फीकल पार्टिकल उसके साथ निकल जाएंगे। बिल्कुल, फीकल पार्टिकल के साथ में चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई अगर देखो जो काम करेंगे, जैसे विटामिन हमको डाइजेशन में मदद करना है तो हम यूज कर लेंगे, उसका इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जो एक्सेस है वो सारा बाहर। मोस्ट ऑफ द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड इन द स्किन है। स्वेट ग्लैंड भी और सेबेशियस ग्लैंड भी दोनों भी कहाँ मौजूद है? स्किन के अंदर मौजूद है, ठीक है। इन द स्किन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सेक्रीशन, वो भी क्या करते हैं? अपने सेक्रीशन के थ्रू बहुत सारे सब्सटेंसेस एक्सक्रीट करते हैं, बोलते हैं। स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड इज वाटरी फ्लूइड। अब जो पसीना रहता है वो कैसा रहता? एक वाटरी फ्लूइड रहता है। वाटर थोड़ा हाँ, चिपचिपा रहता क्या? वो नहीं रहता, वो वाटरी फ्लूइड रहता, समझे? वाटरी फ्लूइड जैसे देखो जो अपना वैक्स रहता है, जो मैल रहता है वो एक अलग रहता है, और पसीना रहता है वो वाटरी फ्लूइड रहता है। मैल कैसा रहेगा? वैक्सी फ्लूइड रहेगा, वैक्सी मटेरियल रहेगा, थोड़ा बहुत एमॉर्फस सॉलिड जैसा रहेगा, है ना, सॉलिड जैसा रहेगा। और वो क्या पसीना क्या रहेगा? स्वेट बोले तो लिक्विड रहेगा, वाटरी फ्लूइड रहेगा। The sweat, their secretion, sweat produced by the sweat gland is a watery fluid containing NaCl, small amount of urea, lactic acid। अब देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी क्या करता है? रिलीज करता है। अभी हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिया। हमारा जो सेल का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अब देखो ये जो सारे चीज अपन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये हमारा डाइजेस्टिव एक्सक्रीशन नहीं है, ये जो सेल ने यूज किया मेटाबॉलिक एक्सक्रीशन है, मेटाबॉलिक वेस्ट है अपना। क्या है ये? अभी हम जो इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो डाइजेस्टिव वेस्ट नहीं है। डाइजेस्टिव वेस्ट तो बहुत सिंपल, जो चीजें डाइजेस्ट नहीं हुई वो फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकली, वो तो बहुत सिंपल है। ये जो मैकेनिज्म था, ये जो सेल इस्तेमाल कर रहा है चीजें, सेल जो फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, सेल जो ग्लूकोज को तोड़कर जो चीजें बना रहा है ना, वो चीज है। अमाइनो एसिड से जो एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, प्रोटीन से जो मिल रहा है अपने को, वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले, पढ़ रहे हैं अभी, है ना, पढ़ चुके हैं बोलिए, ठीक है। तो उसने क्या बोला? स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड इज वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। तो यूरिया और लैक्टिक एसिड, देखो यूरिया हमारा क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर वो बराबर प्रॉपर तरीके से रिलीज हुई, किडनी तो रिलीज करती है, लेकिन साथ साथ अगर हमारा जो स्वेट ग्लैंड है वो भी रिलीज कर देगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यूरिया, NaCl और क्या बोले अपने? लैक्टिक एसिड, तीनों चीजें। It is though the primary function of sweat is to facilitate a cooling। अब देखो उसका जो मकसद था, हाँ मकसद क्या है? पसीने का मकसद क्या है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है। हाँ, एक्सक्रीशन तो साथ में हो जा रहा है, देखो एक्सक्रीशन तो साथ में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, देखो जैसे ब्रीदिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, लेकिन उसी के साथ साथ वाटर भी बाहर आ जा रहा है, समझे बात? किडनी का मेन फंक्शन क्या है? यूरिया को बाहर निकालना, लेकिन उसके साथ में पानी आ रहा है, हाँ ब्लड फिल्टर हो रहा है, और पानी, ब्लड तो फिल्टर करना उसका प्राइमरी फंक्शन ही है ना, यूरिया निकालना ब्लड से, लेकिन उसके साथ साथ पानी आ जा रहा है, पानी आ जा रहा है ना, तो हम निकालना करना कुछ चाहते हैं, साथ साथ कुछ दूसरा भी हो रहा है, उसमें भी फायदा ही है हमारा, समझे ना। तो ऐसा यहाँ पर भी है कि जो स्वेटिंग है उसका प्राइमरी फंक्शन है तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर को कूल रखना, ठंडा रखना तुम्हारे को, लेकिन साथ साथ क्या कर रहा हो? ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी निकाल देगा, थोड़ा बहुत यूरिया, थोड़ा बहुत NaCl, थोड़ा बहुत लैक्टिक एसिड भी हमारी बॉडी से रिलीज कर दे रहा है। तो ये भी हमारे लिए फायदे की सौदा है, कोई नुकसान है इसमें? नहीं है। It also help in the removal of some of the waste mentioned above. Sebaceous gland eliminate certain substances like steroids, hydrocarbons and waxes through sebum। तो सेबेशियस ग्लैंड भी क्या करते बोलते हैं? मेल सिक्रीटिंग ग्लैंड, फिर जो मेल बनाने वाले ग्लैंड है वो भी क्या करते हैं? अपने सिक्रीशन के थ्रू अपने, उनका क्या रहता फंक्शन? उनका फंक्शन ये रहता कि स्किन को क्या रखना, यानी स्किन को मॉइस्चराइज करते रहना, स्किन को सूखने नहीं देना। ये सर्दी में नमी रहने देना उसमें, हाँ नमी रहने। सर्दी में क्या होता? सर्दी में क्या होता एक्चुअल में? सर्दी में बहुत सर्दी की वजह से अब तुम्हारी स्किन जो तड़कती है सर्दी में, वो नमी कम होने की वजह से तड़कती है। सेबेशियस ग्लैंड डीएक्टिवेट यानी बहुत कम रिलीज करते हैं अपना सीबम, क्योंकि सर्दी बाहर पहले नमी रहती तो और तो रिलीज नहीं करेंगे, गर्मी के अंदर वो चमकाने के लिए रिलीज करते रहते। वो भी मतलब करेंगे भी तो मतलब
जरूरत के हिसाब से मतलब है। हाँ वो भी जरूरत के हिसाब से और पढ़ने बाहर अपने में ज्यादा नमी है तो वो नहीं करेंगे। नहीं, फिर वो नहीं करेंगे, तो इसीलिए क्या होता हमारी स्किन तड़कने चालू हो जाती। लेकिन अगर हम क्या लगाते फिर ऊपर से जो भी हाँ मॉइस्चराइजर लगाते, उससे क्या होगा स्किन में नमी आ जाएगी। अब अगर तड़कते थे तो अपन, अब अगर वो अगर इससे तड़कता था, गर्मी से तड़कता था, तो अपन ठंडी चीज लगाते थे, लेकिन अपन क्या लगाते मॉइस्चराइजर लगाते ना, तो गर्मी में हमारी स्किन कभी नहीं तड़कती। क्यों? क्योंकि इनफ अमाउंट ऑफ सीबम जो रिलीज होते रहता क्योंकि है, बाहर नमी ज्यादा कम रहती। गर्मी रहती है ना, तो बराबर प्रॉपर तरीके से सारे ग्लैंड अपना सिक्रीशन रिलीज करते रहते हैं, तो उनका प्राइमरी फंक्शन वो है। लेकिन अपने काम के साथ साथ क्या रिलीज करें, हाइड्रोकार्बन्स रिलीज कर देना, स्टेरॉइड्स रिलीज कर देना, और वैक्स रिलीज कर रहे हैं, मैल रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। Sebum glands eliminate certain substances like sterols, hydrocarbons and waxes through sebum, ठीक है। This secretion provides a protective oily covering for the skin, है बोला मैंने भी, this secretion provides oily covering, तो बाहर के environment से covering दे देती बॉडी को, बॉडी की हिफाजत के लिए कवर बन जाती है। अगर सीबम ग्लैंड अगर पसीना सीक्रेट करने लगे तो हमारी बॉडी को और खराब कर देना। सेबेकस ग्लैंड में सीबम क्या है? सीबम बोले तो मैल, मतलब मैल का कंपोजिशन ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो जो सारा सिक्रीशन है वो एक ऑयल रिलीज करना है, उसका मकसद क्या है? हाँ सॉरी, जो सीबम है वो पूरा सीबम बोल, जितना सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीशन है वो सारे सिक्रीशन को अपन सीबम बोल सकते हैं। और उसमें तो वैक्स है, जैसे कान में से जो निकलने वाला है उसको वैक्स बोलते हैं अपन, कान में का जो मैल है वो वैक्स हो गया। तो उसने साथ साथ क्या करा, वो वैक्स का मकसद क्या था कि जो ट्रैप करना, जैसे बाहर से जो धूल जाती है, मट्टी जाती है, कान तो हमेशा खुले रहते हैं अपने, लेकिन कान में ऐसा है कि कान में किसी ने धूल चली गई, जोर से धूल आई तो पूरी जाकर धूल कान में जमा हो गई करके, ऐसा होता है नहीं होता? दूसरी कोई भी चीज रखेंगे तो उसके ऊपर धूल जमा होती है, लेकिन कान, क्योंकि कान से तो फिर डायरेक्ट ब्रेन कनेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन पूरे यहाँ पर है ना, तो इसलिए ये स्किन रहती है ना, यहाँ पर ही सेबेशियस ग्लैंड रहते हैं, वो क्या करते हैं वैक्स सीक्रेट करते हैं, उस वैक्स के अंदर ये पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, समझे? यानी वो जो वैक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रखता है। क्या करता है? ऐसा नहीं कि क्या यार कान में मैल बनते रहता है, ऐसा नहीं हो। वो अगर नहीं हो तो क्या होगा, फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस, उसके बाद में धूल मट्टी जाने के लिए बहुत आसानी चीज हुई। तो तुम्हारी टेम्पैनम है वो बहुत ही पतली कवरिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो गई इसका मतलब तुम्हारा कान गया, तुमको सुने ही नहीं आएगा। जो चीजें हम सुनते एक्चुअल में वो कान के सुराख की वजह से नहीं, वो टिम्पैनम मेम्ब्रेन की वजह से, यानी उससे जब जाकर साउंड टकराती तो ऐसा फ्लैटर करती है, ऐसा हलती है। और हम जो आवाज सुनते हैं ना वो थोड़ी कम रहती है, लेकिन जो दिमाग तक आवाज जाती है हमारे को वो प्रॉपर अमाउंट में पहुंचाती है, उसको एम्पलीफाई करके पहुंचाती है ना, उसको ज़्यादा करके हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। तो वो सारा किसका कमाल है? टिम्पैनम का कमाल है। तो अगर उसके पहले अगर तुम प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं लगाएंगे, वैक्स की एक लेयर नहीं लगा देंगे, तो उसको कभी भी हर्ट हो सकता है ना, हर्ट कर सकते हैं उसको कभी भी। तो इसीलिए वो हमारे वैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबम तो जो पूरा सीबम, जो सेबेशियस ग्लैंड जो भी सिक्रीशन करते हैं वो सीबम कह रहे हैं। थ्रू सीबम बोले तो जितना सेबेशियस ग्लैंड का सिक्रीशन है, जैसे स्वेट ग्लैंड जो पसीना, अब पसीना पूरे हो गया, स्वेट बोले तो पूरी चीज आ गई उसमें, NaCl भी आ गया, वाटर भी आ गया, लैक्टिक एसिड भी आ गया, यूरिया भी आ गया, है ना, तो सारा मिला के स्वेट बन गया। उसी तरीके से ये जो सारी चीजें रिलीज करता है वो सारा मिला के सीबम बन गया, समझे बात? उसके कंपोनेंट क्या क्या है? जैसे उसका कंपोनेंट वैक्स भी है, मैल भी है, हाइड्रोकार्बन्स भी है, स्टेरॉल्स भी है ना, कुछ हार्मोन्स, ठीक है। This secretion provides a protective oily covering for the skin, ये उसका प्राइमरी फंक्शन है। अगर पूछता है कि सीबम ग्लैंड का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो कोई एक्सक्रीशन फंक्शन नहीं है उसका, नहीं, उसका फंक्शन क्या है प्राइमरी? स्किन को ऑयली रखना। Do you know that the small amount of nitrogenous waste could be eliminated through saliva too? यहाँ तक कि हमारे सलाइवा के थ्रू, हमारी जो राल रहती ना, राल के थ्रू भी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज होता है, समझे बात? हम जो सलाइवा सेक्रेशन करते हैं ना, उसके थ्रू भी बहुत सारा थोड़ा बहुत अमाउंट के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया, अमोनिया वगैरह सीक्रेट होता है, समझे बात? चलो अब डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखते हैं। टॉफी कहाँ गई अपनी? चलो ठीक है, देखो डिसऑर्डर, डिस का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर, ऑर्डर में प्रॉपर रहा तो प्रॉपर ऑर्डर रहा, अगर देखो सारी चीजें प्रॉपर चल रही तो ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर्ड मैनर में, प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर सामने डिस लग गया तो ऑर्डर भी कर गया, सिंपल है ना, जो ऑर्डर है वो खराब हो गया, बिल्कुल एबनॉर्मलिटी आ गई। तो डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस, खराबी, बिल्कुल हाँ। माल फंक्शनिंग, माल फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है? खराबी। माल फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है? खराबी। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड।
अगर किडनी खराब हो जाती है किसी भी रीजन से, किडनी का अगर एक्चुअली कौन सा पार्ट, जनरली कौन सा पार्ट, स्किन वगैरह नहीं, उसकी वो जो लेयर है प्रोटेक्टिव, वो लेयर की बात नहीं करें, अगर हमारी जो वो है ग्लोमेरुलस वो हाँ नेफ्रॉन, हाँ बिल्कुल नेफ्रॉन अगर खराब होता है तो क्या होगा, यानी माल फंक्शनिंग हो गई, किसी भी तरीके से खराबी आ गई किडनी के अंदर, जो फंक्शनल लेवल पर खराबी आ गई, तो क्या होगा, यूरिया का एक्यूमुलेशन होना चालू हो जाएगा ब्लड के अंदर यूरिया जमा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर किडनी ब्लड फिल्टर नहीं करेंगे अच्छे से, यूरिया को उससे नहीं निकालेंगी, तो क्या होने वाला है, किडनी खराब हो जाने से ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ते चले जाने वाला है। क्योंकि देखो ऊपर से तो हम खाना खा रहे हैं, अपने को अंदर से मैसेज देती है किडनी तो मैं खराब हो चुकी हूँ, तुम तुम्हारा संभाल लो, ब्लड देखो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, ऐसा कोई मैसेज आता है क्या अपने को, तो अपन ऊपर से तो खाने का इंटेक करते रहते हैं, अपने सेल भी रुकते नहीं, उनको भी एनर्जी की जरूरत है, काम भी करते रहते हो, तो काम करेंगे तो जब नाइट्रोजनस वेस्ट भी बनने वाला है, यूरिया का तो अमाउंट बनने वाला है, लीवर भी रुकने वाला नहीं है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने ही वाला है। अपने देखे ना कि जिन ऑर्गेनिजम्स में किडनी होती है, एक्चुअल में सारे ऑर्गेनिजम्स अमोनिया ही बनाते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स का एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया ही होता है, लेकिन जिन हायर ऑर्गेनिजम्स में हम क्या करते हैं, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, मतलब मैमल्स जो रहते हैं अपने लीवर के जरिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल, तो वो सारे फंक्शन होने वाले हैं। अब बच रहा क्या, जो किडनी का फंक्शन था, तो अगर किडनी इफेक्ट होती है तो ब्लड के अंदर क्या बढ़ जाएगा, यूरिया बढ़ जाएगा। तो माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, द कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूरेमिया, यानी यूरिया का बढ़ जाना ब्लड के अंदर, ठीक है, विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेल्योर। अब वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, हाँ, और वो उसकी वजह से और ज्यादा किडनी फेल्योर हो सकता है, यानी ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा यूरिया जमते चले जाएगा, किडनी पे भी इफेक्ट करेगा, हाँ वो किडनी पे भी इफेक्ट करेगा, तो उसकी वजह से किडनी और फेल हो सकती है। एक तो देखो पहले किडनी बराबर काम नहीं करेगी, तो बराबर काम नहीं करने की वजह से यूरिया बढ़ गया, अब यूरिया के बढ़ जाने की वजह से किडनी ही फेल हो और ज्यादा लोड आ जाएगा, बिल्कुल। तो तुमको इस लाइन में क्या याद रखना है, सिंपल इतनी लाइन कि यूरिया का अमाउंट बढ़ जाने से यूरेमिया होता है, सिंपल। तो अगर उसने पूछा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसीज हैपेंड बाय इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड, कि ब्लड के अंदर यूरिया के बढ़ जाने से कौन सी बीमारी होने वाली है, तो यूरेमिया। बाद में उसने जो बोला देखो पहले कैसे उल्टी बात है ना, थोड़ा लगता है कि किडनी के खराब होने से तो यूरेमिया हो ना, फिर क्या बोलते हो, किडनी की पहले माल फंक्शनिंग थोड़ी सी खराबी आई तो उससे यूरेमिया हुआ, उसके बाद में बोला फिर जब यूरेमिया हो गया, ब्लड यूरिया लेवल बढ़ गया, तो फिर किडनी और खराब हो गई तुम्हारी, है ना। तो मेन लाइन क्या है इसमें समझने याद रखने जैसी, कि ब्लड के अंदर अगर यूरिया का अमाउंट बढ़ जाता है तो उससे यूरेमिया हुआ, क्या हुआ उससे, यूरेमिया, ठीक है, विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर इन सच पेशेंट। अब इस तरीके के पेशेंट जो रहते होते हैं, इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। कौन सी यूनिट रहती हो, हीमोडायलिसिस, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड drains from a convenient artery is pumped into the dialyzing unit। तो क्या करते हैं मालूम, देखो जैसे किडनी खराब होगी, आर्टिफिशियल किडनी रहती है इसमें, बिल्कुल आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं डायलाइसिंग यूनिट का, तो उसमें क्या करते हैं, एक कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड लेते हैं, वेन से क्यों नहीं ली, वेन में तो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, नहीं डीऑक्सीजनेटेड दोनों भी लेंगे। देखो हार्ट से जो ब्लड आ रहा है उसका जो अपना ऑर्टा भी है ना, ऑर्टा है, तो उससे तो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है, सही बात है। ऑक्सीजनेटेड का डीऑक्सीजनेटेड का साफ ब्लड से और गंदे ब्लड से कोई ताल्लुक नहीं, समझे, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड एक अलग रेस्पेक्ट में हो गया, हाँ भले उसके अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, लेकिन यूरिया तो उसमें है ही ना, तो फिल्ट्रेट और अनफिल्टर ब्लड, फिल्टर ब्लड एक अलग चीज होगी, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड अलग चीज होगी, है ना। इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड अगर ब्लड है तो इसका मतलब एकदम प्योर नहीं है, उसमें भले ही तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, एक वेस्ट उसमें कम है, वो क्या है, CO2, लेकिन दूसरे सारे वेस्ट अभी भी मौजूद है उसके अंदर, वो क्या हो सकते हैं, यूरिया, हाँ यूरिया, ये सारी चीजें होंगी उसके अंदर, है ना। तो हम क्या करते हैं, आर्टरी से ब्लड निकाले, वेन से नहीं निकाले, क्यों, अपन आर्टरी से ब्लड क्यों हाँ निकालते हैं, एक कन्वीनियंट आर्टरी, यानी जो आसानी से, जैसे जनरली अपन यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर पैर की कोई आर्टरी ले लिए, तो जनरली ये यूज करते हैं, यहाँ की क्यों ज्यादा रहता है ना, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, क्योंकि देखो ऑर्टा क्या कर रहा है, बहुत प्रेशर से हमारे ब्लड को पंप कर रहा है, अगर हम वेन से निकालते हैं तो पूरी बॉडी से धीरे 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 ब्लड आकर यहाँ पर जाता है हमारे हार्ट के पास, लेकिन हार्ट, क्योंकि हार्ट को पूरी बॉडी को पंप करना है ना, तो उतना पूरा अगर हम आर्टरी से निकालेंगे तो आसानी से उतना पूरा ब्लड निकलता है। हमारा मकसद क्या है कि एक मरतबा में हम ज्यादा से ज्यादा ब्लड फिल्टर कर पाए, साफ कर पाए,
तो अगर हम वेन से निकालते बढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा ब्लड आएगा, वो भी एकदम कम प्रेशर आएगा। लेकिन हम आर्टरी से निकाल लेंगे तो फुल प्रेशर से जो ब्लड आ रहा है, अब ऐसा भी नहीं आर्टरी से निकाले तो डायरेक्ट ऑटो में डाल दिए करके, ऐसा भी नहीं करना है अपने को। जनरली अपन यहाँ की हाथ की इधर की यूज करते हैं आर्टरी, है ना। आरटी से निकालेंगे लेकिन डालेंगे वेन में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से निकाल लेंगे तो अब यहाँ से जो ब्लड निकल जाएगा आर्टरी से वो पूरा प्रेशर से रहेगा, तो पूरा एकदम से ब्लड निकलेगा। प्रॉपर तरीके से उसको फिल्टर कर लो और डाल दो वेन में। क्यों वेन में क्यों डाले? क्योंकि वेन में जाने के बाद में वो ब्लड, देखो वो क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, है ना। तो वेन में जब डालेंगे तुम तो वेन से फिर हार्ट में आएगा, फिर हार्ट लंग्स के पास डबल पंप करेगा, फिर वापस जब ऑटो में आएगा तो पूरी बॉडी में जाएगा, फिर साफ ब्लड पूरी बॉडी में जा सकता है इस तरीके से। तो इसीलिए अपन ने आर्टरी से निकाले, क्योंकि ताकि अच्छा प्रेशर से जो ब्लड पूरा निकल जाए और एक मरतबा हम ज्यादा से ज्यादा ब्लड को फिल्टर कर पाए, समझे ना। तो भाई ये पूछता है क्वेश्चन तुमको कि भाई कौन सी चीज से निकालते हैं, वेन से, कन्वीनियंट वेन से निकालते हैं या कन्वीनियंट आर्टरी से निकालते हैं? तो रटने की जरूरत नहीं है, समझो इसको। कन्वीनियंट आर्टरी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डायलाइसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू द डायलाइसिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। क्या बोलते हैं उसको? आर्टिफिशियल किडनी। ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलाइसिंग यूनिट कॉल्ड आफ्टर एडिंग एन एंटीकोएगुलेंट लाइक हीमोग्लोबिन, हेपारिन। ठीक है। हाँ, अपन ने अगर आप देखो ब्लड यहाँ से निकालिए, अब हमारे ब्लड की क्या खासियत है कि जैसे ही वो बाहर आता है तो उसके अंदर है ना हेपारिन एक्टिवेट हो जाता है। देखो पहले हेपारिन जो हमारे ब्लड में रहता है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। हेपारिन क्या रहता है? अपनी बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। बिल्कुल, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जैसे ही हमको कोई कट लगता और ब्लड बाहर के कांटेक्ट में आता है ना, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता तो हेपारिन, हाँ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तो हेपारिन एक्टिवेट हो जाता है। अब तुम जब ब्लड बाहर निकालेंगे तो इसका मतलब वो तो एक्टिवेट होने वाला है। अगर वो एक्टिवेट हो गया तो तुमने खून बाहर निकाले साफ करने के लिए और वो जम गया तो साफ हो पाएगा कभी? जम गया मतलब कोएगुलेट हो गया, मतलब खराब, खून खराब हो गया। वापस से तुम उसको गर्म करके ऐसा तो नहीं कभी कोई वो तो नहीं है ना, कोई बर्फ तो नहीं है वो क्या गर्म करके वापस डाल देंगे उसको, ऐसा तो कुछ नहीं मालूम। जम गया मतलब वो खराब हो गया खून, खराब हो गया, उसमें आरबीसी मर गए हैं। बिल्कुल। उसने जितने भी जो प्लेटलेट्स वगैरह सबको लाकर जमा करके उसने लगा दिया, उसको लगा कर कोई टिश्यू कोई जख्म लग गई, अब खून को जमा दो, ऐसी कंडीशन आ गई। तो इसीलिए हेपारिन जो हमारे ब्लड में रहता वो इनएक्टिव स्टेट में, जैसे कट लगा एक्टिव हो गया। अब जब तुम खून बाहर निकालेंगे तो एक्टिवेट हो जाने वाला है। तो इसीलिए हम एंटी हेपारिन इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? जैसे ब्लड निकालते हैं उसमें एंटी हेपारिन डाल देते ताकि वो हेपारिन को सप्रेस कर दे, उसको इनएक्टिव फॉर्म में ही रखे। क्या रखे? उसको इनएक्टिव फॉर्म में ही रहने दे, उसको एक्टिवेट ना होने दे। तो ब्लड डोनेट करते हैं जब भी वही डालते। हाँ बिल्कुल, जब भी वही डालते ताकि अगर वो ब्लड डोनेट किए और तुमने जो ब्लड दिए और वो जम गया तो फिर कोई फायदे की बात नहीं हो रही ना। तो इसलिए उसमें भी एंटी हेपारिन डालते हैं वो। द यूनिट कंटेन द, हाँ देखो, एडिंग एन एंटीकोएगुलेंट लाइक हेपारिन। हेपारिन का एंटीकोएगुलेंट यानी कि वो कोगुलेशन कर दो तो उसका एंटी है। हेपारिन तो अपना कोएगुलेंट है ना, कोएगुलेशन ऑफ एंटीकोएगुलेंट की बात कर रहे हो ना। हाँ क्या बोला उसने? ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू द डायलाइसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोएगुलेंट लाइक हेपारिन। लाइक हेपारिन की जैसा एंटीकोएगुलेंट। हेपारिन एंटीकोएगुलेंट है तो देखो मैडम ने क्या बोले तुम्हारे मालूम? इससे बोले कि बोले जो हेपारिन है ना वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से इनएक्टिव रहता शायद, ऐसा कुछ तो बोले थे ना उन्होंने अपने एक लेक्चर में। उल्टा बोल दिया अपने ना, उल्टा समझ लिया। फिर हेपारिन जो कहते हैं हिस्टामिन, हिस्टामिन आई से इन्फ्लेमेशन, एक रहता है सेरोटोनिन, ये इसका मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी। और ये हेपारिन बराबर, हेपारिन को तो एंटी कोएगुलेंट, मतलब वो होने नहीं देता। हाँ उल्टा कोगुलेशन ही होने देता वो। हाँ, ये हेपारिन जो है वो क्या करेगा, मतलब ये HE है ना, अपन इसको HA लिखकर क्या करते हैं, इसको अपन बना देते हैं एंटीकोएगुलेंट। ठीक है, चलो पूरे उल्टे कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया, इसी चलो देखो इसका मतलब क्या हो, एंटीकोएगुलेंट है ना। हाँ, तो हेपारिन की तो हेपारिन जैसा, हेपारिन एक एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट, ठीक है, एंटीकोएगुलेंट। जिस तरीके से हेपारिन हमारे ब्लड में होता है तो और खून को जमने नहीं देता, बराबर। खून जब हेपारिन अंदर रहेगा ब्लड के अंदर तो खून जमेगा नहीं जब तक कि एक्टिव स्टेट में रहेगा। अब तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, हेपारिन से, हेपारिन एंटीकोएगुलेंट यानी खून को जमने नहीं देगा। बिल्कुल। बस देखो तो वो बाहर आते से डीएक्टिवेट हो जाता ना, यानी डीएक्टिवेट हो जाता ना जब हेपारिन, जब तक ब्लड अंदर है तो तब तक क्या है तुम्हारा एक्टिवेट है, हाँ काम करता है, यानी ब्लड को अंदर जमने नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही बाहर ब्लड कांटेक्ट में आया फिर तो हेपारिन चल जाने वाला है ना काम से, मतलब बाहर एटमॉस्फेयर में। हाँ, बाहर जैसे बाहर जख्म लगते तो खून जमना चालू होता है ना, क्यों? क्योंकि हेपारिन डीएक्टिवेट हो जाता फिर।
समझे बात? तो इसीलिए अब हेपेरिन डीएक्टिवेट हो जाने वाला है, तो हम उसमें और पहले से हेपेरिन ऐड कर देंगे, जैसे हेपेरिन के तौर पे और ब्लड के अंदर ऐड कर देंगे। या फिर अगर तुम सोच सकते हैं जैसी जख्म लगी, हेपेरिन को अगर तुम निकाले अभी कॉन्सेप्ट है, जैसी जख्म लगी तो क्या होने वाला है? जख्म लगी तो खून जमने वाला है, ठीक है? तो जख्म लगी तो खून जम गया। अब अगर हेपेरिन ब्लड में है नहीं है उसका छोड़ो अभी, अगर तुमने हेपेरिन डाल दी और तो खून जो जमने वाला था वो रुक जाएंगे, समझे ना? इंटरनल बॉडी के अंदर बहुत सारा हेपेरिन है, देखो हमारी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में बहुत सारा हेपेरिन है जिसकी वजह से खून नहीं जमता अंदर, वो अच्छे से रहता। लेकिन जैसे ब्लड निकाले बाहर तो ब्लड की तो ये प्रॉपर्टी है ना कि जैसे जख्म लगी तो उसको जमना है, प्लेटलेट्स जो टिश्यू जो है वो एक्टिवेट कर देंगे मैकेनिज्म को। तो तुम अगर उसमें हेपेरिन ऐड कर देंगे एंटीकोएगुलेंट तो खून नहीं जमेगा, समझे? ऐसा the unit contains a coiled cellophane tube surrounded by a fluid। अब ये इस यूनिट में क्या रहेगा, देखो इस तरीके का यूनिट रहेगा, जैसे इसमें एक सेलोफियन ट्यूब रहेगा, एक ऐसा सेलोफियन ट्यूब रहेगा, पूरा का बना दो सेलोफियन ट्यूब, ठीक है? डायलिसिंग फ्लूइड रहेगा उसमें। ऐसे तुमने ब्लड कंफर्म कर दिए, चलो यहाँ पर तुमने ब्लड डाली, ठीक है? यहाँ पर ब्लड डाल दी, तुम्हारा ब्लड आ गया। अब ये जो सेलोफियन ट्यूब है तुम्हारा, यानी सेलोफियन ट्यूब बोले तो इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं जिसकी मदद से जो फ्लूइड बाहर आ सकता है। तो ये जो फ्लूइड रहता तो इसका जो कंटेंट रहता और इसका जो कुछ भी इसके जो भी कॉन्स्टिट्यूट रहते, यानी जो इसका क्या बोलेंगे उसका अपना जो भी जिस भी तरीके से बना हुआ है वो पूरा एज इट इज ब्लड रहता है, एक्सेप्ट क्या नहीं रहता उसके अंदर, यूरिया नहीं रहता। इसका जो प्लाज्मा का सेल जो है ना ऐसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वो तो यहाँ से बाहर नहीं आने वाले, लेकिन पानी और दूसरी चीजें यहाँ से बाहर आ सकती। तो हमने यहाँ पर एक ऐसा पानी डाले जो पूरा एज इट इज सेम है प्लाज्मा की तरह, एक्सेप्ट क्या नहीं है उसके अंदर, यूरिया नहीं है, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो तुमने ऑस्मोलाइसिस और डिफ्यूजन पढ़े होंगे। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो चीज ज्यादा रहती है डिफ्यूजन में चीजें अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन के से, हाँ ऑस्मोसिस पानी का होता है, डिफ्यूजन कोई भी चीज का बोल सकते हैं। ऑस्मोसिस इज आल्सो टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है? तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ जाती है। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है। तुमने ब्लड डाले, ब्लड के अंदर सब कुछ है, उसमें सेल्स भी है, उसमें प्लाज्मा भी है, उसमें तुम्हारा यूरिया भी है, लेकिन ये जो फ्लूइड है इसका जो कंपोजिशन है, सर यहाँ कंपोजिशन दिमाग में नहीं आता, इसका जो कंपोजिशन है वो एज इट इज सेम है प्लाज्मा के जैसा। क्योंकि तुमको ये तो मालूम है कि यहाँ से कोई आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नहीं बाहर आने वाले, लेकिन यहाँ से क्या चीज बाहर आ सकती है, पानी, यूरिक एसिड, ये सारी जो प्लाज्मा का जो कंटेंट है वो बाहर आ सकता है। तो तुमने क्या किया यहाँ पर, पूरा जो ये जो कंटेंट बना है ये पूरा प्लाज्मा ही है। तो प्लाज्मा मतलब उसमें प्रोटीन और वो ही नहीं है, पानी, हाँ प्रोटीन वगैरह भी बाहर नहीं, प्रोटीन बड़ी रहती ना, यानी पानी और मिनरल्स बाहर आ सकते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये जो है ना आयंस वो बाहर आसानी से आ सकते हैं। उसकी वजह से मतलब फिल्टर हो रहा है। हाँ बिल्कुल, उसी वजह से फिल्टर हो रहा है। ये पूरा कंपोजिशन सेम रख दिया। ये डायलिसिंग फ्लूइड जो है उसमें सिर्फ पानी और प्रोटीन भरे हुए हैं ना। बिल्कुल, देखो ये डायलाइसिंग फ्लूइड, ठीक, इसमें पानी, यानी इसका जो कंपोजिशन है एज इट इज प्लाज्मा से सेम। तुमको ये तो मालूम है प्लाज्मा, और देखो प्रोटीन भी नहीं डालेंगे इसमें, प्रोटीन अगर तुम इसमें डालते बैठेंगे कि हमारे कितने सारे तरीके के प्रोटीन रहते हैं ब्लड के अंदर, तो तुमको मालूम है प्रोटीन वगैरह इसमें से इस मेम्ब्रेन से प्रोटीन बाहर नहीं आएंगे, यानी पानी और आयंस बाहर आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? बोमन कैप्सूल में होता है, प्रोटीन आते नहीं, प्रोटीन जो चीजें बोमन कैप्सूल में बाहर नहीं आती वो चीज इसमें नहीं है। वहां से यूरिया आ जाता तो यहाँ से भी यूरिया आ जाएगा। बिल्कुल, बस ऐसा। तो यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो तुमने पूरा प्लाज्मा बनाया, लेकिन इसमें जो है ना नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। डायलिसिंग फ्लूइड में करके तो कंसंट्रेशन तो यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट है, यहाँ नहीं है, तो सिंपल कुछ भी नहीं होता, बाकी सारी चीजें यहाँ की यही रहती है, नाइट्रोजनस वेस्ट उठ के यहाँ से यहाँ जाता। कौन, जैसे यूरिया यहाँ पर था, यहाँ पर नहीं था, तो क्या हुआ, जैसे तुमने इसमें ब्लड डाले तो इसका सारा कंपोजिशन प्लाज्मा वगैरह सारा ब्लड से सेम है, सिर्फ इसमें यूरिया अमोनिया वगैरह नहीं है। तो तुमने ये जो यूरिया यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया तुम्हारा। तो लेकिन यूरिया के अलावा जितने भी वेस्ट होंगे वाटर वो सारे वो अपने को अभी अपन समझने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अपने को एक्चुअल में मालूम है कि अपने को वो नहीं पूछना कौन सी चीज है, अपने को इतना याद रखना है कि जो चीजें हमको यहाँ से यहाँ निकालना है वो चीजें हम यहाँ पर एब्सेंट कर दें। अब तुम चाहे वो H+ बोलो, यूरिया बोलो, NaCl, जो भी चीज तुमको ब्लड से निकालना थी, तो तुमने क्या करे, इस डायलाइसिंग फ्लूइड है उससे उसको कम कर दिया, बाकी सारा कंपोजिशन ब्लड का और उसका सेम रखे, और जो चीज तुमको बाहर निकालने की थी, क्यों कि देखो जैसी इसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है उस चीज की, यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ जाएंगे थ्रू ऑस्मोसिस या फिर थ्रू क्या बोलते हैं डिफ्यूजन, है ना, डिफ्यूजन डिफ्यूजन ही बोलते हैं।
ऑस्मोसिस वाटर का होगा, डिफ्यूजन NaCl का। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिफ्यूजन के थ्रू जो भी चीज यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है वो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। समझे भाई? चलो तो अब देखो क्या बोलती है एनसीईआरटी कि डायलाइसिस यूनिट, द यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड सैलोफियन ट्यूब। तो इसमें कॉइल ऐसा घुमा फिरा कर सैलोफियन ट्यूब रहेगा, उसके अंदर हम डालेंगे, ठीक है। सैलोफियन ट्यूब सराउंडेड बाय अ फ्लूइड। तो देखो ये तुम्हारा सैलोफियन ट्यूब हो गया और वो काहे से सराउंडेड है? ये फ्लूइड से। काहे से घिरा हुआ है? पूरा फ्लूइड से। अब तुम यहाँ पर ब्लड डालेंगे और ब्लड के अंदर से जो चीजें वो सैलोफियन ट्यूब में तुम्हारी चली जाएंगी, ये फ्लूइड में चली जाएंगी, जो वेस्ट है वो फ्लूइड में चली जाएंगे। समझे बात? Surrounded by a fluid, dialysing fluid, having the same composition as that of plasma. जैसा composition प्लाज्मा का है वैसा पूरा इसका है, except the nitrogenous waste. जो चीजें तुमको इसमें से निकालना थी यानी नाइट्रोजनस वेस्ट, वो तुमने यहाँ पर एब्सेंट कर दिए ताकि यहाँ से वो चीजें यहाँ पर चली जाए। मतलब जो ब्लड में जो उनका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, हाँ वो चीज यहाँ से यहाँ चली जाएंगी जो तुमको निकालना है। सिंपल नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें जो भी अगर तुमको एक्सेसिव आयंस वगैरह वो सारी चीजें उसने नहीं बोला। अपन यहाँ पर सिंपल क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने का प्रोसेस देख रहे हैं ना, वो ये सबसे मेन है, वो ये सबसे हानिकारक है, तो उसी को अपने को निकालना है। द पोरस सैलोफियन ट्यूब। तो ये सैलोफियन ट्यूब कैसा पोरस है, पोर है, उसमें छोटे छोटे बारीक बारीक सुराख है उसमें। पोरस सैलोफियन मेम्ब्रेन ऑफ, हाँ, the porous cellophane membrane of the tube allows the passage of molecules based on concentration gradient। कोई बात यानी हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जो नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पर हाई है ब्लड के अंदर, वो यहाँ से जहाँ पर एब्सेंट है वहां पर चले जाएंगे, हाई से लो की तरफ चले जाएंगे। समझे बात? ऐसा as nitrogenous waste are absent in the dialysing fluid, क्योंकि यहाँ पर तो है नहीं, डायलाइसिंग फ्लूइड में नहीं होने की वजह से ब्लड से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सारा डायलाइसिंग फ्लूइड में चले जाएंगे। तो तुमको याद क्या रखना है, देखो एक यूरेमिया की डेफिनेशन। यूरेमिया क्या कंडीशन है? बिल्कुल। दूसरी चीज याद क्या करना है कि अगर यूरेमिया हुआ, किडनी फेलियर अगर होता है तो तब कौन सी चीज इस्तेमाल करते हैं अपन? हीमोडायलिसिस। उसमें क्या रहता है, एक ट्यूब क्या रहता है, सेलोफियन ट्यूब रहता है ना, यानी सेलुलोज वगैरह सैलोफियन ट्यूब, एक ट्यूब आता हूँ अपन उसमें नहीं जाना है कि कौन सी चीज रहती क्या रहती, बस इतना रख लो कि सैलोफियन ट्यूब रहता है। क्या रहता हो? सैलोफियन ट्यूब। हाँ, अगर तुमको करना है तो देखो एक मतलब गूगल वगैरह बता के क्या हो सैलोफियन ट्यूब क्या रहता है क्या नहीं रहता, वो तुम देख सकते हो, पूरी मशीन लगी रहती है, हमारे बता दे है ना। तो अपने अब वो लेवल यहाँ पर नहीं है कि भाई वो अगर है तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बनता कि जाकर देख रहे पापा चाहिए ऐसा रहता है ऐसा रहता, तो दिमाग में स्ट्रक्चर दिमाग में बैठता, कॉन्सेप्ट खुद ही समझ में आता है ना। तो देखो चलो कोई बात नहीं, अपन ऐसे भी समझने की कोशिश करें। तो ये सैलोफियन ट्यूब है, इसके अंदर जो फ्लूइड के अंदर जो कंटेंट है, वो जो कंपोजिशन है वो एज इट इज सेम है एक्सेप्ट नाइट्रोजन। किससे सेम है? प्लाज्मा से। जो ब्लड का प्लाज्मा में कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन है वही कंपोजिशन यहाँ पर भी है एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। तो उस वजह से यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पर आ जाए। बस ये तीन ही लाइनें याद करना है। यूरेमिया की डेफिनेशन, अगर किडनी फेलियर हो गया तो कौन सा इलाज करेंगे, और ये जो चीज है सैलोफियन ट्यूब वो किसकी बनी हुई है? सैलोफियन ट्यूब है। वो डायलाइसिंग यूनिट जो है वो काय का बना है? सैलोफियन ट्यूब का। और ये फ्लूइड के अंदर कंपोजिशन एज इट इज सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। ये सैलोफियन मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्यूब बनी हुई है ना, जैसे ट्यूब है, कोई ट्यूब बनी हुई है तो पाइप से बनी हुई थी ना, वो पाइप को उसने मेम्ब्रेन बोल दिया, है ना। समझ? As nitrogenous waste are absent in the dialysing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood. The cleared blood is pumped back to the body through a vein. है कहाँ पर डाले? वेन में डाले। निकाले से आर्टरी से डाले वेन में। अब वेन में डालने से पहले क्या करना पड़ेगा तुमने जो हेपेरिन ऐड किए थे, अब तुमको एंटी हेपेरिन डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी भी हेपेरिन चले जाएगा, देखो वो एज इट इज हेपेरिन उतना रहेगा बॉडी के अंदर, तो क्या होगा फिर बॉडी में अंदर जाने के बाद भी कभी खून जमेंगे नहीं, तो तुमको कट लगा पूरा ब्लड बाहर निकलेगा। समझे ना? तो तुमने जो डाले हेपेरिन डाले ना, एंटी कोएगुलेंट हेपेरिन, तो अब तुमको कोएगुलेंट डालना पड़ेगा, यानी हेपेरिन को इनएक्टिवेट करना, एंटी हेपेरिन डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? एंटी हेपेरिन। पेनिसिलिन नहीं दी। हाँ, ये भी एक पॉइंट याद रखना है कि ब्लड निकालने के बाद में तुमको कौन सी चीज डालना है? हेपेरिन डालना है, एंटी हेपेरिन नहीं डालना है। एडिंग, देखो बोला उसने एडिंग एंटी हेपेरिन टू इट, है एंटी हेपेरिन डालकर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। हेपेरिन एंटी हेपेरिन में अपने को कंफ्यूज कर सकता है आसानी से, थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी, अपन खुद ही कंफ्यूज हो गए थे उसके अंदर, है ना। तो याद रखना है पहले अपन ने हेपेरिन डाले, ब्लड निकालते वक्त अपन ने हेपेरिन डाले, और डालते वक्त में अपन ने एंटी हेपेरिन डाले। क्यों ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि जैसे ब्लड निकलने वाला हेपेरिन का फंक्शन सोचो सबसे पहले। हेपेरिन क्या करता है? ब्लड को जमाता है। हेपेरिन क्या करता है? नहीं, जमने से रोकता है। एंटीकोगुलेंट है ना, एंटीकोगुलेंट मतलब जमने से रोकता है। तो जब तक के अंदर ब्लड था तो उसने जमने नहीं दिया। जैसे ही कट लगा हेपेरिन डीएक्टिवेट और इनएक्टिवेट हो जाता है। ब्लड के अंदर तो पहले से हेपेरिन रहता ना, वो एक्टिवेट फॉर्म में था। हाँ, ब्लड के अंदर पहले से हेपेरिन रहता और उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन क्या है? एंटीकोगुलेंट। तो अंदर खून जब नहीं जमता, अंदर वो मतलब एक्टिव है इसका मतलब। हाँ बिल्कुल। हेपेरिन तो इनएक्टिव फॉर्म में रहते ना वो सारे नहीं सुन। हेपेरिन जब तक ब्लड के अंदर है, जब तक हमको कोई टिश्यू कोई जख्म नहीं लगी तो वो जमने नहीं दे रहा। एंटीकोगुलेंट है ना, तो एक्टिव है। जैसे ही जख्म लगने वाली है तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, हेपेरिन अपना फंक्शन छोड़ देगा। ऐसा समझ सकते हैं कि बाहर आए तो काम ही नहीं कर सकता। हाँ, बाहर आए तो काम नहीं करेगा, बिल्कुल। बाहर आए तो डीएक्टिवेट हो गया, उसका काम भूल गया कि मेरे को खून को जमने नहीं देना है। मतलब इतना समझो कि वो अंदर उसका काम कर रहा है। बिल्कुल। अंदर एक्टिव है, हाँ, बाहर ऑक्सीजन कांटेक्ट में आना ऑक्सीजन के वो डीएक्टिव है। बिल्कुल, ये तो बात मालूम है अपने को कि जैसे आपको जख्म लगती तो खून जमता, तो खून जमना। अब हालांकि हेपेरिन अगर मौजूद रहता खून में तो उसने तो जमने नहीं दे रहा था, तो इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि बाहर आते से हेपेरिन डीएक्टिवेट हो जाता है। हाँ, इसीलिए खून जम जा रहा है, ठीक है। तो वो डीएक्टिवेट हो जाने वाला है, तो इसलिए अपन एक्सटर्नली आर्टिफिशियली हेपेरिन ऐड करें। क्या ऐड करें? हेपेरिन, ताकि खून ना जमे। और बॉडी में डालते वक्त में वापस से एंटी हेपेरिन ऐड करती है। क्यों? क्योंकि अंदर जाने के बाद में अब ऐसा हो गया तुमने बॉडी में डाल दी, तुमने एंटी हेपेरिन ऐड ही नहीं करी। हां, डीएक्टिवेट चल जाएगा, मतलब डीएक्टिव हेपेरिन चल जाएगा अंदर। एक मिनट, एक से बोलो। हेपेरिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। हाँ, हेपेरिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से अंदर जाके कभी वो ही नहीं होगा, जम ही नहीं पाएगा ना। फिर तुमको जख्म लगी फिर भी खून नहीं जम रहा, क्योंकि तुमने आर्टिफिशियल हेपेरिन डाल दिए थे। तो ऐसी कंडीशन ना जाए, तुमको जख्म लगी पूरा खून बाहर, छोटा सा कट मार दिया किसी ने, चिमटी ले लिया जोर से, तो बस वहीं मर गए, है ना। ऐसा ना हो जाए, तो इसीलिए क्या करें, अब ने एंटी हेपेरिन उसमें ऐड कर दी। दिस मेथड इज अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बून बोले तो नेमत, क्या को बोलते हैं? नेमत, यानी हमारे लिए बहुत, ये जो मेथड है बोलता है ये नेमत है बहुत सारे किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। उनकी डायलिसिस कि नेवल है और किडनी तो फेल होगी तो बोलते हैं इसके लाखों रुपए चार्ज होते एक ही बार निकालने का, उसमें से भी 1 लीटर में से सिर्फ जरा से कुछ ml वो निकलती, वो पूरा वेस्ट भी नहीं निकलता, उसके कई चार्जेस। तुम तो ये सोचो ना कि कुदरत ने कितनी बड़ी चीज दी है, उसका शुक्र, उसका एहसान मानो ना। फिर जब किडनी फेल होती तब बोलते यार क्या साला थी, और जब तक है अपने पास में तो आईफोन के लिए बेचते बैठ रहे उसको, है ना, आईफोन के लिए बेच डाल रहे। तो ऐसा मत करो, जो चीजें अल्लाह ने दिया अपने को उसका शुक्र अदा करना है अपने को, कि भाई इतनी बड़ी नेमत दिया फ्री में। कुछ लिएगा अपने से कि नहीं बेटा मेरे को ये लगेगा, मेरा ये काम करके देना है, तब उनका करके फ्री में दिया, तो उसका शुक्र अदा करो। और जो काम करने का बोले करके दिखाओ, समझे ना भाई। बून मेथड नहीं होगा, बून किडनी होगी। बोन बोले तो बोन है, बून बोले बून यानी नियामत, ठीक है। कर्ज बोले तो लानत, बून बोले तो नियामत, ठीक है, ठीक है। दिस मेथड इज बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर। अब किडनी ट्रांसप्लांट, अब एक्यूट एकदम से अचानक से किडनी, एक्यूट बोले क्या बोल रहे हैं? एक्यूट और क्रोनिक। हाँ, क्रोनिक बोले तो हाँ, धीरे 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 जो प्रोग्रेसिव धीरे धीरे डेवलप होंगी वो क्रोनिक डिसीज। एक्यूट बोले तो एकदम से। अब तुम सुबह उठे रात में कोई, अब तुम मत बोलो कि बेकार बात है ना, तो कोई एक इंसान है, वो बेचारा सुबह में गया, रात में आया तो उसकी एकदम से किडनी फेल हो गई, तो अब एकदम से फेल हो गई तो उसके लिए क्या करना है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन बेटर ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन बोल सकते हैं, है ना। अब ये क्या डायलिसिस फ्लूइड पे कब तक रहे हो, अगर ट्रांसप्लांट कर देंगे तो चल फिर सकता, अपना काम कर सकता है ना। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड, लास्ट मेथड। अब क्योंकि देखो अगर तुम डायलिसिस यूनिट लगा के घूम तो नहीं सकते ना, तुम्हारा काम कर सकते तुम, तो तुमको बेड पे पड़ा रहना पड़ेगा। तो अल्टीमेट मेथड क्या है कि वो किडनी ट्रांसफर है ना। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द रेनल एक्यूट फेलियर, किडनी फेलियर। तो किडनी अगर फेल होगी तो सबसे लास्ट और सबसे अल्टीमेट मेथड है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। A functioning kidney is used in the transplantation from a donor। तो ऐसा नहीं कि भाई किसी से भी मरे हुए इंसान से निकाल ली किडनी यूज कर लिया, ऐसा नहीं। एक फंक्शनिंग किडनी यूज करते हो, क्या कहते हैं? फंक्शनिंग, जो चालू किडनी है, ऐसा बोलते हैं, अच्छी है, अच्छी है, बिल्कुल। A functioning kidney is used in the transplantation from a donor, preferably a close relative। अक्सर करके एकदम क्लोज रिलेटिव से, जो बहुत नजदीक के रिश्तेदार है उनसे लेते। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ ली है ना, टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, वो सारी चीजें भी तो रहती ना। अगर वो सारी चीजें मैच नहीं की तो टिश्यू के ऊपर एक वो रहता है, क्या बोलेंगे, एंटीजन। हर टिश्यू, हर सेल के ऊपर, हर ह्यूमन की बॉडी में अलग अलग एंटीजन रहते। तो हमारी बॉडी हमारे एंटीजन को, हमारे सेल को पहचानती है, तो इसलिए उसको कुछ नहीं करती। लेकिन बाहर से अगर तुमने किसी को कुछ भी कर दिया, अब देखो फिर अब ऐसा नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़, तुम जो खाना खाते उसके अंदर तो तुम खाते ना, फ्लैश खाते,
चिकन खाए, मीट खाए, जो भी खाए, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर तो कुछ नहीं होता ना, वैसा डिजीज होंगी क्या, वो डाइजेशन की मेथड होगी। लेकिन अगर बॉडी के अंदर एंटर करता है कोई पैथोजन, कोई वायरस, कोई सेल इस तरीके से, तो उसको मारता है लेकिन बॉडी, क्यों कि उसके ऊपर जो मौजूद एंटीजन है और हमारी बॉडी का एंटीजन वो डिफरेंट है। तो ये अगर तुमने किसी भी उठा के दिखा देगी, अपने किसकी भी लगा ली, बफेलो की किडनी लगा ली उठा के, तो क्या होने वाला है, ऐसा मैच चलेंगे, कुछ भी चलेंगे, तो तुम तो फिर किसी का हार्ट, किसी की किडनी आगे पूरा घूमते बैठेंगे ना, अपनी आईफोन के लिए बेच डालेंगे, दूसरी की किसकी भी उठा के बकरी की निकाले लगा लिए, ऐसा चलने वाला है। तो ऐसा नहीं होगा, समझे बात। तो किडनी, a functioning kidney is used in the transplantation from a donor। तो एक फंक्शनिंग किडनी लेना है तुमको, वो भी डोनर से, है ना, और प्रेफरेबली क्लोज रिलेटिव, और वो भी क्या होना चाहिए तुम्हारा, एकदम नजदीकी होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव, ताकि टिश्यू मैचिंग वगैरह जो सारी प्रॉब्लम है वो सारे ना होकर। टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन, हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज, कम से कम कर सके। नहीं तो क्या, तुमने किडनी डाले, हमारी बॉडी ने किडनी को खा पी कर मोखला कर दी, पूरा किडनी को सड़ा दी, हमारी बॉडी ऐसी कर दी। अगर तुमने कोई सेल डाले ना, तुमने फॉर एग्जांपल कोई भी एक वो लगा ली, कोई एक सेल लगा लिया, या फिर कोई एक ट्रांसप्लांट कर दिया, आँख किसी से ले ली, किडनी किसी से ले ली, तो हमारी बॉडी उसको बाकी नहीं रखती, हमारी बॉडी अंदर के अंदर उसको बाहर का समझ के मार डालती है, क्या करती है, उसका काम तमाम कर देती है। तो इसलिए अपने को चेक करना पड़ता है। ब्लड सेल के अलावा भी होता है उसमें? बिल्कुल, बहुत सारी चीजें रहती है। अपन 12वीं में पढ़ने वाले ग्राफ्ट रिजेक्शन करके वो आएगा टॉपिक, तो हमारे जो इम्यून सेल है ना वो काम करते हैं। अरे यार ये बाहर से टपका हुआ साले, बैक्टीरिया को टपका, हाँ बस जैसा बैक्टीरिया को मारते हैं वैसे बैक्टीरिया समझ के, बाहर का समझ के, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता तुम बैक्टीरिया है, तुम वायरस है, तुम बाहर के सेल है, तुम अच्छे है, तुम बुरे नहीं, तुम बाहर के है, बस ये मायने रखता है, हमारे नहीं, खत्म कर दो, ठीक है। A functioning kidney is used in the transplantation from a donor, preferably a close relative, to minimize its chances of rejection by the immune system of the host. Modern clinical procedures have increased the success rate of the such complicated techniques. तो ये खतरनाक टेक्निक का जो है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर, मॉडर्न मेडिसिन के अंदर उसके बहुत सारे यूज आ गए, टेक्निक्स आ गए, जिसकी वजह से अपन ग्राफ्ट रिजेक्शन को कम कर सकते हैं। यानी तुमने जो ट्रांसप्लांट करे उसको एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट बना सकते हैं। कैसा, देखो ये ऐसा है कि तुमने कितने भी क्लोज रिलेटिव से ले लिया ना, तब भी तुम्हारा इम्यून सिस्टम को छोड़ता नहीं। तो क्या करते हैं, जिनमें भी ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, जिन लोगों को डोनेट किया जाता है, किडनी वगैरह जो भी डोनेशन करते हैं अपन, तो उन लोगों को जिंदगी भर के लिए एक ड्रग खाना पड़ता है या फिर एक दवाई लेना पड़ता है, वो है साइक्लोस्पोरिन ए करके। तो क्या रहती है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली, खामोश बिठाने वाली। इम्यून सिस्टम चलो मारेंगे इस तरीके, समझे बात। तो जैसे गए मारने के वास्ते, तो हम कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, बढ़िया नीचे देख लिए, हाँ संभाल लेते, तो ऐसा करती है। तो जिंदगी भर वो इम्यून सिस्टम को खामोश रखते रहती और हमारा काम चलते रहता। वरना अगर तुम कितने भी क्लोज रिलेटिव को लगा लो तो वो उसको काम तमाम ही करने वाली रहती है, समझे। ड्रग के काम चलते ही नहीं। हाँ, काहे से काम नहीं चलने वाले हैं। तो इसलिए हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, खामोश बिठाने के लिए बाकायदा एक ड्रग्स देते, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम खामोश रहता और हमारा ट्रांसप्लांट जो रहता वो सक्सेसफुल हो पाता। यानी ये समझो कि कुदरत ने कितनी स्पेसिफिक और कितना यूनिक और कितना स्पेशल बनाया अपने को, कि एक कितने भी क्लोज रिलेटिव की, भाई बहन, बेटा बेटी, माँ बाप, किसी की भी किडनी अपने लिए काम नहीं करे। जो हमको दिया गया वही हमारे लिए स्पेशल। तो ड्रग लेने से इम्यून सिस्टम खामोश हो जाता? हाँ, तो उससे दूसरे इफेक्ट हो सकते हैं हमारे, जैसे बीमारी जल्दी हो जाएगी, सारी चीजें अगर होंगी। बीमारी हो गई अपनी को, तो उससे लड़ने को तो फिर इम्यून सिस्टम होना। वही तो बात है ना, तो वही सोचो ना, वही तो बोल रहा ना मैं, कि कितनी स्पेशल अपनी चीजें, अपनी चीजों की कितनी हिफाजत करना चाहिए। ये फालतू काम, ड्रग अब्यूज, सिगरेट, ये वो सारी चीजें बर्बाद करने को नहीं इंसान ने अपने आप को कितना यूनिक है। यानी इसकी अहमियत कब होती, शौक में, इसमें आकर तो इंसान बहुत अच्छे से कर लेता सारी चीजें। अभी समझो जवानी रहती है, ये रहता तो सारी चीजें, सिगरेट, ये वो, पूड़ा पाड़ा सब चलन देता। लेकिन जब जाता ना, जब होती है ना, जब चीजें जाती है, तो तब उसकी कीमत समझ में आती है। अब उनसे पूछो जिनको, जो डायलिसिस यूनिट पर बैठे हुए, या फिर जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की इतनी खतरनाक तकलीफ रहती कि इंसान सोचता मर गया तो अच्छा है करके। क्या सोचता, मर गया तो बेहतर था, लेकिन ये तकलीफ नहीं होता। लेकिन मर भी नहीं सकता, मर सकता क्या, मर गया तो अपने इसमें तो ऐसा है कि खुदकुशी करके मरा तो बेटा यहाँ पर भी मरा, हमारा तो डायरेक्ट फिर गो टू द हेल, डायरेक्ट जहन्नुम ही यहाँ पर है ना। तो मर भी नहीं सकता और जिंदा भी नहीं रह सकता, इतनी खतरनाक तकलीफ है। तो अपना काम क्या है कि जो ऑर्गन, अपना पढ़ने का मकसद भी क्या है कि अपन अपने आप को समझो कि कुदरत ने, अल्लाह ने अपने को कितनी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा, उसका सही इस्तेमाल किस तरीके से, ये भी समझना है अपने को पढ़ने से। ऐसा नहीं कि बस नोटा छापने के लिए नहीं पढ़ना है कि डॉक्टर बन गए तब भी चालू है, तब भी चालू है, ऐसा नहीं करना है अपने, है ना। तो अपन जो कुछ पढ़ रहे हैं कि अपन ने किडनी का फंक्शन पढ़े, किडनी का इस्तेमाल पढ़े, उसका इंपॉर्टेंस पढ़े। और जैसे लीवर का इस तरीके से लंग्स का है, अगर लंग्स डैमेज हुआ तो, लंग्स कैंसर हुआ तो कितनी तकलीफ रहती है सांस लेने में। तो ये जो ये चीज़ है, इनसे बचना है, समझ में ना, ये फंक्शन। नहीं तो क्या है, देखा क्या जाता है कि डॉक्टर बन के बहुत अच्छा पढ़े, बहुत ज़्यादा पढ़े, लेकिन किस लिए पढ़े, सब इसलिए।
तो क्या हुआ कि डॉक्टर है फिर भी सिगरेट नोशी चालू है, सारी दुनिया को ज्ञान देते बैठ रहे कि नहीं खराब है, यू आर माई बिजनेस, तो हमारा बिजनेस बनने वाले, लेकिन अपन चालू है। तो ऐसा नहीं करना है, समझे। चलो हाँ, तो अब मॉडर्न टेक्निकल में बहुत सारे मॉडर्न क्लिनिक्स के अंदर बहुत सारे आ गए, लेकिन उसका भी ट्रांसप्लांटेशन 3-3 4-4। अब आईफोन अगर आ रहा हूँ उसके अंदर तो सस्ती होंगी किडनी, कम में जाती होंगी क्या, है ना। तो एक मिडिल क्लास तो सोची छोड़ी ऐसा तो कोई नहीं करता है, लेकिन आईफोन के वास्ते किडनी, वाह क्यों नहीं करते, तूने देखेगा किडनी बेचता रहता कोई आईफोन के पागल है तू। देख तूने देखा नहीं है, देखने का मतलब सर्च करना थोड़ा अच्छे से। देखो रेनल कैल्कुलाई, स्टोन और इनसॉल्युबल masses of the crystallized salts, oxalates etc formed within the kidney। तो क्या होता है बोला, रेनल कैल्कुलाई तो पथरी, रेनल कैल्कुलाई बोले तो पथरी, है ना। तो कैल्शियम के और ऑक्सलेट्स etc स्टोन और इनसॉल्युबल masses of crystallized salt, तो हम जो कैल्शियम वगैरह जो रहते हैं ना वो हमारी किडनी के अंदर जाके जम जाते हैं पथरी के तौर पे। उसका भी एनिमेशन आता है यूट्यूब पे देखना तुम, रेनल कैल्कुलाई करके, वो जम जाते हैं। तो वो क्या होता है, यूरिनेशन के अंदर फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसमें बहुत खतरनाक तकलीफ होती है तुम्हारे को, है ना। तो रेनल कैल्कुलाई कुछ भी नहीं है, स्टोन और इनसॉल्युबल masses ऑफ क्रिस्टल, यानी ऐसी चीज तुम्हारी किडनी में जाकर अटक गई जो सॉल्युबल नहीं है, जो घुल नहीं सकती है, समझे ना बात तुम। यानी पत्थर जाकर अटक गया तो पत्थर पानी, हाँ पत्थरी ही है, पत्थरी ही है। पत्थर अगर जाकर अटक गया तो वो घुलेगा क्या, वो निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना। हाँ अगर तुमने फॉर एग्जांपल नमक वगैरह ऐसा कुछ सॉल्युबल चीज है तो वो तो अटकने वाली नहीं है। लेकिन जो कैल्शियम के जो सॉल्ट्स रहते हैं, कैल्शियम के जो सॉल्ट रहते हैं तो वो जनरली क्या करते हैं, किडनी करते हैं, किडनी कॉज करते हैं, जो कि थोड़ा सख्त टाइप रहते हैं ना वो। बिल्कुल। तो हो गया, समझ में आ गया। रेनल कैल्कुलाई भी क्या है, एक सीधा बोले तो अपनी पथरी है, होती कैसे हो जाती है, बोले तो कैसे क्रिस्टल वाले सॉल्ट है ना थोड़े, पत्थर जैसे, जो कड़क जो पत्थर रहता है ना वो क्रिस्टल रहता है। देखो एमॉर्फस बोले तो देखो जो वैक्स रहता है अपना, जो मैल रहता है, मोमबत्ती जो रहता है वो एमॉर्फस सॉलिड होता है। लेकिन कड़क सॉलिड जैसे पत्थर हो गया वो क्या होगा अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये वैक्स जैसे नहीं रहेंगे, सॉल्युबल नहीं रहेंगे, वैक्स जैसे सॉल्युबल नहीं रहेंगे, बल्कि क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेंगे। जब निकलेगा पत्थर, देखना जब किडनी में पत्थर निकलता है ना तो वो पत्थर जैसा रहता है, कड़क रहता है, पत्थर ही रहता है, सिंपल। किडनी स्टोन क्यों बोलते हैं उसको, इसीलिए बोलते हैं किडनी में जमा हुआ पत्थर, नॉर्मल लैंग्वेज में। और साइंटिफिक लैंग्वेज में रेनल कैल्कुलाई, क्या बोलते हैं उसको, रेनल कैल्कुलाई तो ही किडनी स्टोन। स्टोन और इनसॉल्युबल masses of crystallized salts, oxalates etc found within the kidney, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस अगर लग गया, देखो ब्रोंकाइटिस, नेफ्राइटिस, आइटिस अगर लग गया तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन, क्या बोलेंगे, इन्फ्लेमेशन। जैसे ब्रोंकाइटिस तो ब्रोंकियोल्स का इन्फ्लेमेशन हो गया, सूज गई तो सांस लेने में प्रॉब्लम जाती है, समझे बात। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी नेफ्रॉन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, तुम्हारा जो नेफ्रॉन है वो सूज गया तो उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी, तो जो हमारा ग्लोमेरुलस था यानी जो कैपिलरीज थी वो अगर सूज गई, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया। तो इन्फ्लेमेशन कहाँ होता है जनरली, कैपिलरीज के अंदर या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर या फिर कोई ट्यूब के अंदर। इन्फ्लेमेशन होना मतलब वो इम्यूनिटी सिस्टम आके उससे हाँ, वो सूज रहा, यानी सिंपल सूज गया, यानी बॉडी देखो ऐसा पार्ट था वो सूज गया, जो मोटा हो गया। और जैसे अपन देखते हैं ना मूंगी काटती है उस टाइम पर कहीं सूजन आ जाती, तो इंटरनल पार्ट में भी उस तरीके से सूजन आ गई, रेडनेस, ईचिंग और हीटिंग यानी जलन, उस तरीके से उसमें उसके वो रहते सिम्टम्स रहते हैं। तो वो सारी चीजें होने वाली है। तो क्या बोले अपने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस अगर आ गया तो सूजन, जहां पर भी तुमको दिख गया कोई किसी भी चीज के साथ में आइटिस अगर दिख गया तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन चिपका देना है, डायरेक्ट बोलना है इन्फ्लेमेशन। ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी ग्लोमेरुलस के नेफ्रॉन के जो ग्लोमेरुलस है उसका इन्फ्लेमेशन हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी नेफ्रॉन के अंदर जो मौजूद ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस क्या रहता है अपना, वो जो रहता है ना टफ्ट ऑफ कैपिलरी इज नोन एज ग्लोमेरुलस। तो उसको उसका अगर सूजन हो गया, वो कैपिलरीज अगर सूज गई तो उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये तो एकदम सिंपल है, देखो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एकदम सिंपल है, उसके नाम में उसका मतलब है, डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं। किडनी स्टोन तो एकदम वेल नोन डिसीज है, अपन आए दिन सुनते रहते। यूरेमिया एक नई चीज आई, वो बढ़ गया तो ठीक है ब्लड के अंदर। डायलिसिस पूरा तरीके से अपने देख ली, सारी चीजें कवर होगी, अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो इसके जो डिसीज है ना वो पढ़ के जरूर रखो, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिसीज जो इंपॉर्टेंट है अभी तक जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, तो अभी भी क्वेश्चन तो कहीं पर भी आ सकते हैं, लेकिन आज तक जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए अभी रिसेंट टाइम में सबसे ज्यादा है वो लोकोमोशन का डिसीज। किसकी डिसीज, लोकोमोशन में जो डिजीज पढ़ने वाले हैं ना, यानी उसके नाम जो ऐसे अपन जनरली सुनते नहीं, एकदम अलग अलग ही नाम है, इसलिए उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब ये तो इसमें देखो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो उसके नाम नहीं है, किडनी स्टोन तुमने सुनकर रखे, यूरेमिया समझ में आता है कि ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ गया, तो जनरली आंसर देने के चांसेस बढ़ जाते हैं, करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए उसको ज्यादा पूछता नहीं, लेकिन पढ़कर तो अपने को सभी रखना है, ठीक है।